नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक कंपनी के प्रति जानने का प्रयास करेंगे जो फिलहाल एक साल से इसकी चार्ट में गिरावट का क्यों ऐसा डरावना सा माहौल सा बना हुआ है, जहां लोअर टू लोअर को लगातार तोड़ के लोअर बॉटम में पहुंच जाती। क्यों? क्या कारण है? क्या इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है या कुछ ऐसा आंकड़ा दिलाती है जिसका नाम है राज रतन ग्लोबल वायर। दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी का कारोबार में दो तरह की प्रोडक्टिविटी पे कंपनी काम काज करती है। एक तो है टायर ब्लेड्स जो कि बेड्स वायर बनती है, दूसरा हाई कार्बन स्टील वायर की बात करती है जो कि स्टील वायर के कामकाज आती है। कंपनी के पास क्वालिटीज़ और क्लाइंट की लिस्ट भी उन्होंने सामने रखा है जिनके पास, जिसके लिए कंपनी कामकाज करती है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट में अपोलो की बात करें या फिर कीट की बात करें। इसके अलावा देखा जाए तो बिरला टायर की बात किया जाए, ढेर सारा टायर इंडस्ट्रीज वाली कंपनी चाहे मेट्रो को लेकर दे, एमआरएफ को लेकर दे, इन सब के लिए बेसिकली क्या है, इन सबको सप्लाई देती है, इनके इसलिए वेंडर है। सिंपल शब्दों में समझा तो इनका वेंडर है और इसका जो अर्निंग सोर्स है वो मेन अर्निंग सोर्स यही से है जहाँ से इनकी ये बात उन्होंने रखा है। जो हमारे पास हम वायर जो बनाते हैं वायर हमारा क्या है, एक टायर ब्लेड्स वायर की बात करें। चलिए कुछ पड़ावों को समझने की प्रयास करेंगे तब हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। जो हायर टू हायर से बॉटम की तरफ जो मूव करके चल रही है उसके प्रति क्या रिएक्शंस कहती है। जहां बुक वैल्यू 97 का, इंटरेंसिक वैल्यू 190 का, करंट प्राइस में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा उछाल अभी भी है बना हुआ, करीब 600% की उछाल अभी भी बना हुआ है। तो इंडस्ट्रियल की जो बाकी दुकानें हैं, मैं दुकानों की चर्चा इसलिए करता हूँ समझने के लिए, वहाँ पे 28x का भीड़ कहता है, किसको लेकर के, डिमांड को लेकर। इस स्टॉक में, इस कंपनी में इस शेयर को खरीदने के लिए जो भीड़ खड़ी हुई वो 38x का भीड़ कहता है, जो कि कहाँ से कंपेयर करते हैं, कैलकुलेटेड डेटा फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर। तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए कि 2 रुपये के फेस वैल्यू पे कितना 700% से ज़्यादा की अर्निंग करती है और उस अर्निंग के पीछे 38x का भीड़ कहता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। अब देखा जाए तो जो यहाँ की अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर करते हैं तो 2 तरह की सेंटिमेंट बनता है। पहला सेंटिमेंट होता है क्या, इसकी क्वालिटीज़ क्या अच्छी खासी है, जहाँ पे भीड़ के पीछे कुछ कारण होगा जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहती है। दूसरा, क्या सस्ता तो नहीं है। दोस्तों देखा जाए इनकी क्वालिटीज़ को लेकर के और सस्ते को लेकर के, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, एक हाइब्रिड रिकन्सलेशन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आती है। तो ओवर वैल्यूड है तो अभी भी ये स्टॉक की प्राइस क्या कहती है, ओवर वैल्यूड है। लेकिन यदि इसको सेम इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखेंगे तो तब एक्चुअली पता चलेगा जो क्या कहना चाहती है। जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग लगातार अच्छी खासी ROC और ROEV करीब 15% से 17% तक रिसेंटली अर्निंग दिखाती है। करंट रेशियो 1.3 का 1.23 का और जो डेट्स है ऑलमोस्ट, जो कर्ज वाली कंपनी में बात करता हूँ, कर्ज क्या फ्री होने की कगार पे है या कर्ज बढ़ाती नजर आती है। चलिए इन सभी कारणों पे हम समझने के प्रयास करेंगे। जहाँ कहती है कंपनी को लेकर के फंडामेंटल की उस स्ट्रेटजी को, जहाँ इसको बेसिकली हमने नाम दिया है अपने अकॉर्डिंगली R2R, अर्थात R2R का मतलब है रिस्क टू रिकन्सलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे। जहाँ कंपनी की रिस्क टू रिकन्सलेशन में क्या होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन होगा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगातार क्या कर रही है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि पिछले साल से कंपेयर करें तो ग्रो करती है, लेकिन पिछले से क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो गिरावट का संकेत है। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी ग्रोथ की चर्चा किया जाए तो कहते हैं कि यहाँ से ग्रोथ लेवल बना है और ये फिलहाल सेम रेंज में इनका देखने को मिला, जो कि ईयर अबाउट न्यूट्रल या आसपास ही रहा नजर आया, जहाँ पे करीब करीब 28% तक ये कहती है जो अर्निंग जो पर शेयर में था उसमें गिरावट दर्ज कर ली। जबकि इसके और कुछ करीब को देखा जाए तो ये कह सकते हैं अमाउंट में तो करीब 182 करोड़ से टर्नओवर वाली कंपनी 3 साल के बाद करीब 220 करोड़ से ज़्यादा टप निकल जाती है, जो कि 240 करोड़ 250 करोड़ को टच करती थी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखा जाए तो करीब कहती है 20 करोड़ से घट के 15 करोड़ पे आ जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी डाउनफॉल हुआ और
सबसे बड़ी डाउनफॉल तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिला, 14% के बजाय 13% हो गया। ईयरली बेसिस की बात किया जाए तो कंपनी में ग्रोथ लेवल लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है और आने वाले समय में लगता है कि इनका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, क्योंकि जहां तक इन्होंने 900 करोड़ का भी टच किया है तो आने वाले समय में 1000 करोड़ का आसानी से टच कर पाएगी। अब 1000 करोड़ को टच पर कर पाएगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज होना देखना पड़ेगा। और जो 124 करोड़ तक का प्रॉफिट जो किसी ज़माने में बुक किया था वो आज उस लेवल पे नहीं है। किस अकॉर्डिंग? प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए। लेकिन तब भी क्या कहती है, तब भी इनकी ग्रोथ लेवल में कहाँ पे इफेक्ट कर रही है? इफेक्ट कर रही है यहाँ से। मार्केट को एक अच्छी पहचान दिया प्रॉफिट लेकर के, प्रॉफिट में डाउन साइड आई। डाउन साइड के पीछे कारण क्या हुआ होगा? तो डाउन साइड के पीछे एक थोड़ा सा छोटा सा वजह है, जो इनका इंटरेस्ट की पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहा, मतलब कर्ज इन्होंने ज़्यादा लिया, कर्ज के बेसिस पे कारोबार किया। उसको क्या करेंगे हम? एक रिकनसाइल करते हैं। कहाँ से करेंगे? बैलेंस शीट के उन फिगरों से जहाँ पे कर्ज को लेकर देखा गया। हमने कहा कि कर्ज क्या कर दिए? कर्ज मुक्त नहीं है, कर्ज लेती हुई नजर आती है जिन्होंने कर्ज को इंक्रीज किया। जब इंक्रीज करते हैं तो कुछ सवाल ही आती है, क्या भाई कर्ज लेकर के किया क्या? क्या उन्होंने संपत्ति बनाई? क्या उसने या इंजॉयमेंट किया उस पैसे से, या एम्प्लॉय को बांट दिया गिफ्ट के तौर पे? तो इन सभी चीज़ों को भी समझना चाहिए। जहाँ पे रिस्क फैक्टर भी देखा जाए तो कहते 2 महीने का रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर की बात नहीं करती है, लेकिन तब भी यदि 154 करोड़ का प्रॉफिट मार्केट में उधार है तो एक अकॉर्डिंगली ये देखा जाए तो 154 करोड़ के यहाँ 72 करोड़, उसके नियरली कह सकते हैं 200% से ज़्यादा की कहती है मार्केट में क्या है इनका, मतलब ये इनके हाथ में 1 रुपया 40 कौड़ी अभी तक नहीं आई है, जो है वो रिस्क मार्केट के अंदर है। दो महीने में पैसे आएंगे। अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी गैप अप बनती है। कैसे गैप अप बन रही पता है? उसके पीछे 128 करोड़ की जगह पे केवल 72 करोड़, मतलब जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसका सीधे घट के आधा हो जाता। ये कारोबार की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो केवल हम यदि ये देखेंगे तो कहते हैं अच्छा, यहाँ तो लगातार इनमें ऊंचाइयों को टच करने में कोई कसर छोड़ा नहीं है और लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। और ये इनका आंकड़ा था, और आंकड़ा के बेसिस पे इन आंकड़ों को भी देखना चाहिए कि जितना उन्होंने संपत्ति बनाया उतना क्या सिर पे बर्डन भी लिया है कि नहीं लिया है। यहाँ पे सेम बर्डन लिया हुआ है, मतलब इनमें कोई स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करती नजर आती है। स्ट्रॉन्ग की बात करती है एक जगह पे, पता है क्यों? केबल और केबल शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जिस कंपनी में टीआई की जो भूमिका रही वो लगातार घटती बढ़ती भी हुई, जून तक में कहते हैं कि 8% से ज़्यादा की भूमिका रही, जबकि प्रमोटर भी और पब्लिक के पास, और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें 75 से 80 हज़ार की भीड़ होगी इस कंपनी में, जहाँ पे 75 से 80 हज़ार निवेशक होंगे इस कंपनी के जो इंटरेस्ट को दर्शाता है, जिसका मार्केट कैप करीब 2800 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा दिलाता है। और इस आंकड़ा से यदि कुछ पार्ट को और क्लियर कर पाए वो कुछ निकल के आती है प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस का। यहाँ पे दिखती है जो कंपनी का सेल्स लगातार सीजीआर के बेसिस पे लगातार बढ़ी है, लेकिन लास्ट 12 महीने के छोड़ दिया जाए तो लास्ट 12 महीने तो पिटा भी है। इससे पहले ठीक ठाक था। स्टॉक प्राइस इसी के कारण यहाँ पे पिटा हुआ है, जबकि ये इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है। केबल और केबल एक निगेटिव सेंटिमेंट दे रहा है यहाँ पे प्रॉफिट को लेकर के, जिसकी वजह से मार्केट में 26% की सीजीआर में क्या करती है? डिक्लाइन करते हैं। अर्थात लोग प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए। डिक्लाइन का मतलब स्टॉक नीचे गिरने का मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग जो हैं वो अपनी पैसे वसूलना चाहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करके। जहां पे ये भी देखा गया कि इन्होंने बॉटम की बात किया जाए तो बॉटम एक नई बॉटम बनाई कंपनी। एक नई बॉटम बनाने के बाद हायर के लिए उछलने का प्रयास किया, लोग नए निवेशक आए मार्केट में, और आने के बाद मार्केट में क्या लगा? मार्केट की दोबारा बॉटम के पास जाके घटकी, लेकिन बॉटम के पास क्या किया? सपोर्ट लिया। यहां पे एक बात निकल के आती है, सपोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। उन्होंने सपोर्ट लिया यहाँ पे। क्यों लिया? क्योंकि यहां से ऊंचाइयों पे सपोर्ट लिया।
अर्थात यहाँ पे पहले से इंटरेस्ट क्या है, बुल है। क्या है, इंटरेस्ट बुल है। जब बुल रहेगा तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में कुछ नए प्लेयर आएंगे और धीरे धीरे करके, इसको कहते हैं ब्रेकआउट वाली टाइम सिचुएशंस, और धीरे धीरे करके यदि ब्रेकआउट को तोड़ती है, ब्रेकआउट के पास पहुंचती है, नियर अबाउट ब्रेकआउट, तो शायद नई वो चाय पे दोबारा पहुंच सकती है। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात आपको शामिल नहीं करता हूँ, भाई आप स्टॉक लो ना लो या होल्ड करो या बेचो, इसलिए योर डिसीजन योर मनी, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वही डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब समझ में आती है कंपनी को लेकर के, जो पीयर्स में कौन था, पीयर्स में इनके पास रत्नामणि मेटल्स, शारदा एनर्जी, एमएनडीसी, उषा मार्टिन, इन सभी कंपनियों में यदि आप कंपेयर करके देखें किसका ऑन एवरेज भीड़ को लेकर के, किस भीड़ को लेकर के, स्टॉक पी को लेकर के, तो कहती है किसके अकॉर्डिंग ये ओवरवेटेज है। लेकिन ओवरवेटेज केवल यही नहीं है, और भी ओवरवेटेज है, ये भी ओवरवेटेज है, वही भी ओवरवेटेज है। जबकि एनएनडीसी स्टील अभी भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राउंड अंडरग्राउंड होने की, बेसमेंट होने की वजह से यहाँ पे काउंटिंग नहीं जाती, नंबर नहीं दिखता, यही एक डिफरेंसेस है। अब इन्हीं कड़ी को रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखें तो शायद ये कह सकते हैं जो कंपनी में रिस्क टू रिवार्ड कंपनी ने कुछ दिया है अपने निवेशकों को कि नहीं दिया, उसमें कंक्लूजन क्या रिस्क निकलता है, उस पर हम एक बार आएंगे दोबारा क्या कहना चाहती है। तो फिलहाल यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड में देखा है तो कंपनी हमेशा कुछ न कुछ निवेशकों को दिया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। 2022 में दिया, 23 में दिया, 24 में दिया, हमेशा कुछ न कुछ देती रही है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है, तो 100% के आसपास की उन्होंने डिविडेंड का पार्ट भी दिया है, जो कि एक रिकॉर्डेड है। अब सवाल आता है कि भाई का कंक्लूजन क्या कहता है, तो कंक्लूजन अभी तक देखने को मिलता है कि रिटर्न इनका पास अच्छा खासा है, बाकी कोई इसमें एस्पेक्ट नहीं है, केवल और केवल सेंटीमेंट की बात करती है। और रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखें और उसके साथ साथ एक चीज़ को और समझना है, इसको मैं अपने हर एक स्टडी के अंदर कहता हूँ, एक गोल्डन रूल है मार्केट के, एक सिंगल रूल ही अप्लाई होती है पूरे के सभी स्ट्रेटजी के अंदर। आज भी 5 साल की डेटा बेसिस के बेसिस पे कंपनी में आज एज ऑन टाइम फ्रेम एक लंबी ऊंचाइयों तक गई थी। अब सवाल आता है कि भाई गोल्डन रूल क्या है, और यहाँ पे आकर के जिन लोगों ने खरीदा और बेचा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे केवल बेचने वाले ही लोग थे, हाँ बेचने वाले क्या थे, बुल थे। क्यों, यहाँ पे बेचने वाले डिस्काउंट करके बेचने में तैयार में थे, यहाँ पे सप्लाई को क्या किया, रोका गया, सप्लाई को बढ़ाया गया, सिंपल सी बात। अब आते हैं गोल्डन रूल। खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जब भी एंटर किया है उस टाइम पे एक रिस्क फैक्टर देखना है, एक एक्सपेक्टेशन देखना है फ्यूचर को लेकर। इसमें 2 चीज आती है, टर्म प्लस ग्रो, इन दोनों को कंबाइंड करना है, हाइब्रिड करना पड़ेगा। और जिस भी प्राइस पे हो, मैं ये नहीं कर रहा आपने इस प्राइस पे लिया इस पे, अलग मामला है, जिस भी प्राइस पे है उस प्राइस से खुद की रिस्क यदि 10% है, 20% है, 40% है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन यदि 50-100% है, उसके नियर अबाउट एसएल का प्रोविजन होता है, जहां पे हम मिनिमाइज ऑफ रिस्क को करते हैं और ऊपरी सतह के लिए जाते ही प्रॉफिट बुक करते हैं। तभी तो मार्केट में इस तरह के ट्रेंडिंग देखने को मिलता है। इस तरह के ट्रेंडिंग का भाव कब होता है, एक जगह पे खरीदना, दूसरी जगह पर बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना और बेचना भी, यहाँ पे खरीदा और बेचा भी, शॉर्ट सेल में मारा जाता है। ऐसा बात नहीं है केवल केवल एक ही पोजीशन में, दोनों पोजीशन में देखा जाता है। आज की लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया रामरतन वायर को लेकर के, ग्लोबल वायर को लेकर के। दोस्तों यदि हमारी स्टडीज़ में कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिलता हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।